पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में 3 दिन तक चलेगा विधानसभा सत्र। 13 नवंबर से होगी सत्र की शुरुआत। सीएम सैनी ने दी जानकारी। जनता दरबार में एक्शन मोड में दिखे अनिल विज। जनता दरबार में सुनवाई के दौरान दिखे कड़े तेवर। कई समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेने के दिए निर्देश। दोस्ती और पति पत्नी का रिश्ता हुआ शर्मसार। यमुनानगर में हुए डबल मर्डर केस से हर कोई हैरान। पुलिस ने मामले में किया बड़ा खुलासा। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान। बोले, कांग्रेस के लोग एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। इतनी कलह के बाद नेता प्रतिपक्ष कैसे चुनेंगे। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही मामले में बड़ा अपडेट। मामले को लेकर कमेटी का हुआ गठन। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने दी खास जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा सत्र 3 दिन तक चलने वाला है। जी हां, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 13, 14 और 18 नवंबर को विधानसभा सत्र होगा। राज्यपाल का भी भाषण होगा और उस पर चर्चा होगी। और हम कुछ विधेयकों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वहीं सीएम सैनी से पूछा गया कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि 13 नवंबर को सब पता चल जाएगा। इस पर सीएम ने कहा कि विपक्ष का अपना मामला है कि विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुनते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का भी भाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज़ किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाती? विपक्ष अपना भूमिका नहीं, देखिए ऐसा क्योंकि उनका विषय है। मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, नहीं। देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। सभी इम्पैक्ट है। और वहाँ पे लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी, जिसने लाभ लेना होता है, उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर जनता दरबार में एक्शन मोड में दिखाई दिए। जी हां, उन्होंने हर सोमवार अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता अपनी शिकायतें लेकर अंबाला छावनी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंची। विज के जनता दरबार में सुनवाई के दौरान कड़े तेवर दिखाई दिए और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अनिल विज पूरे प्रदेश की नहीं, सिर्फ अंबाला कैंट के ही लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कई समस्याओं पर तुरंत एक्शन लेने के भी निर्देश दिए। हाँ, मैं अंबाला कैंट का एमएलए हूँ और अंबाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अंबाला छावनी का लगाया। दूर से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रही है। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी, एसपी, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। सर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो? नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए।
नहीं, सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा हैं। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने, कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। हरियाणा के जिला यमुनानगर में हुए डबल मर्डर केस ने दोस्ती और पति पत्नी जैसे पाक रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। जी हां, बिलासपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप कुमार और उसके दोस्त अनिल कुमार की पत्नी सुनीता, दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआत में ये बताया गया है कि प्रदीप और सुनीता की मृत्यु किसी दवा की ओवरडोज के चलते हुई, लेकिन सुनीता के परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। CIA 2 के प्रभारी SI राजकुमार ने कहा कि प्रदीप और अनिल अच्छे दोस्त थे और एक साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इस दौरान अनिल और प्रदीप की पत्नी सीमा सैनी के बीच अवैध संबंध बन गए और इन संबंधों के चलते दोनों ने अपने जीवन साथियों को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। गांव दादूपुर सैनी में का एक प्रदीप कुमार था जो प्रॉपर्टी का काम करता था बिलासपुर में। तो उसका एक दोस्त था अनिल कुमार। तो अनिल कुमार ने और प्रदीप की वाइफ सीमा ने मिलकर, जिनके आपस में अवैध संबंध थे, 2022 में नशीली दवाइयां देकर पहले प्रदीप की हत्या की थी। उसके बाद अनिल की जो पत्नी थी सुनीता, उसकी हत्या की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था थाना छछरौली में, जिसकी तफ्तीश SP साहब के आदेश के अनुसार CG 2 द्वारा की जा रही थी, जिसमें कल मेन आरोपी था अनिल, उसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ इस विषय में जारी है। उसको कोर्ट में पेश किया, जहाँ से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है और भविष्य में इस मामले में जो भी अपडेट होगी, जो भी इसमें आगामी कार्यवाही होगी, आपको अवगत करा दी जाएगी। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते, इनकी कलह बहुत ज्यादा है। इतनी कलह के बाद नेता प्रतिपक्ष कैसे चुनेंगे, सुने क्या कुछ कहना है। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले। इस हाउस के अंदर बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा ज़रूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करे गए थे। देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता, 13 तक होता है, कब होता है, ये कांग्रेस वाले जाने। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, आज़ादी से पहले की है, 60 साल से ज़्यादा ये देश की सत्ता में रहे। सबसे बड़ा कैडर अगर किसी का है तो वो इसका है, कांग्रेस का। और फिर भी अगर ये अपना नेता नहीं चुन सकते तो ये अपने आप आपको दर्शाता है कि आज इनके कितने माड़े हालात हो चुके हैं। तो जींद के नागरिक अस्पताल के प्रसूति वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई थी। जी हां, प्रसूति वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यहां स्टाफ ने महिला की गुप्तांग में रुई छोड़ दी थी और 3 दिन के बाद जब महिला को तेज दर्द हुआ तो उसे वापस नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर रुई निकाली गई। तो महिला का पति है, उसने इसकी शिकायत सिविल सर्जन को दी थी। तो जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने यह कहा कि डिलीवरी के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट में रुई छोड़ दी गई थी और ये मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है। इस मामले को लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें महिला रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंजू को कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करेंगी। एक रधाना निवासी एक हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि उनकी पत्नी को 21 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए दाखिल कराया गया था। 22 अक्टूबर को उनको डिलीवरी हो गई थी और 2 दिन बाद उसको ठीक हालत में छुट्टी दे दी गई थी, परंतु उसके बाद उनको इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत हुई, दोबारा दाखिल होना पड़ा। हालांकि महिला बिल्कुल ठीक हैं, परंतु इसकी वो शिकायत करके गए हैं। तो इसके लिए हमने डॉक्टर अरविंद जो SMO नागरिक अस्पताल जींद में है, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर मंजू जो प्रसूति विभाग की अध्यक्ष हैं और जो है SMO है, उन 2 सदस्यीय कमेटी की
को ये इंक्वायरी मार्क की है और जल्दी ही आज या कल में इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट सौंप देंगे। जो दोषी होगा उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। तो देखिए, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हिंदी फिल्म दो पत्ती में हुड्डा गोत्र को लेकर की गई टिप्पणी पर हरियाणा की हुड्डा खाप ने कड़ी आपत्ति उठाई है। रोहतक के गांव बसंतपुर में हुड्डा खाप चबूतरा पर 45 हुड्डा गांवों की खाप पंचायत हुई और इस हुड्डा खाप पंचायत में दो पत्ते फिल्म में हुड्डा गोत्र पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में ये हुड्डा खाप पंचायत का आयोजन किया गया। हुड्डा खाप में 5 प्रस्ताव पारित किए गए। हुड्डा खाप ने फिल्म के एक सीन में कोर्ट के अंदर मर्डर पर बोला गया है कि हमारे पास हुड्डाज है, उन्होंने खुले में अपनी बहू का मर्डर कर दिया, तो मर्डर तो ये है। इसको लेकर हुड्डा गोत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये कहना है, जरा सुनिए। आज हमें पंचायत दो पत्ती फिल्म 25 तारीख को रिलीज हुई, अक्टूबर को। हाँ जी, 25 तारीख को रिलीज हुई है। उसमें कोर्ट रूम में बयान दर्शाया गया है जिन्होंने गलती कर रखी थी, उन्होंने कोई मर्डर कर रखा था। उसमें बोला वो जो मर्डर कर दिया था, भाई मर्डर ये नहीं होता, मर्डर तो वो होता है हमारे पड़ोस में कोई उदास फैमिली रहती थी और उन्होंने सड़क पर दिन दहाड़े अपने बहू को जिंदा जला दिया। हमारा गोत्र इस बात से बहुत ज्यादा आहत है और हम बहुत इसकी निंदा करते हैं और इसका सामाजिक बहिष्कार भी करते हैं फिल्म का जी। और उससे आगे हम अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार देते हैं। हुड्डा खाप के चबूतरे पर किया गया, जिसमें हुड्डा गांव के समस्त 45 गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस पंचायत में सर्वसम्मति से सबकी राय सुनने के बाद ये निर्णय किया गया कि फिल्म दो पत्ती फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता तथा इस फिल्म के प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जब तक ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे और हुड्डा गोत्र को बदनाम करने वाले इस शब्द को नहीं हटाते हैं तब तक इन सभी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। करनाल में अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जी हां, सेक्टर 14 में कृष्णा मंदिर में शादी थी, बारात आ गई थी, नाच गाना शुरू हो गया था, लेकिन तभी आती है आवाजें। दरअसल बारात में आए लोग बताते हैं कि जब वो बारात लेकर करनाल के हांसी चौक से कृष्णा मंदिर में आए तब मंदिर के बाहर दो गुट आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद बाराती अंदर चले गए और उसके बाद महिलाओं के चीखने की आवाजें जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने बाहर जाकर देखा तो 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, जिसमें दूल्हा आया था और डोली जानी थी। वो गाड़ी के शीशे भी अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिए। यहाँ पे जैसे कि अभी हम आए शादी कराने के लिए, देखा लोग गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, ये तो देखने आए तो वाकई में टूट गए हैं, लेकिन डोली की गाड़ी के शीशे मतलब सारे तोड़ दिए गए हैं। सामने के भी ऊपर प्रहार किया गया, सामने वाले शीशे पे, दोनों बगल के, पीछे के। मतलब ऐसी वारदात हमने कभी नहीं देखी कि डोली के गाड़ी के शीशे टूटे हों या कहीं उस पर कभी प्रहार किया गया हो, वार किया गया हो। उसके बाद भी एक गाड़ी है, उसके पीछे से और साइड के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ऐसी घटना करनाल में शायद ये घटना पहली बार मिली है कि कोई सेक्टर 14 करनाल कृष्णा मंदिर में आया शादी करने के लिए बारात, और उसके मतलब शादी होने से पहले वो अंदर मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ शीशे तोड़ दिए जाते हैं। सर हम तो बाहर खड़े हुए थे उस टाइम, तो उधर लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो एक लड़का उधर से मार के उधर निकल गया। बाद में हम तो अंदर थे, यही आवाज़ आई कि बाहर गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। इतने हमारा आए तो जा चुके थे वो, और ये गाड़ी देखे तो इसमें हमारी जो है चाची बैठी हुई थी और उनके कांच वाँच लगे, इतना छोटा बच्चा था उनके पास, उसको बच गए, वो नीचे झुक गए बल्कि, और बाकी वो अंदर से भागे हुए वो लड़के तो भाग गए थे। किसी ने उनकी नंबर प्लेट, उन्हें किसी ने कैमरे को देख कर रहे हैं। बारात आई थी, बारात में कोई अननोन आदमी कोई इनकी गाड़ी को तोड़ दिया, बस चोट किसी का लगी नहीं। कितने गाड़ियों के शीशे तोड़? 2 गाड़ियों के शीशे टूटे। तो आसपास सीसीटीवी देखे जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी देख रहे हैं। तो डोली वाली गाड़ी बता रहे हैं वो तो? हाँ, वो कह रहे हैं, ये जानते भी नहीं किसी को एक दूसरे। तो यहाँ पे कोई पहले झगड़ा भी चल रहा है? पता नहीं, बता रहे हैं अभी झगड़ा, देख रहे हैं, कैमरे देख कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देने के लिए बहादुरगढ़ के एक परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की है। जी हां, इस परिवार ने पहली बार पढ़ाई करने जा रहे अपने बच्चे को घोड़े पर बैठाकर स्कूल भेजा। इस कदम के जरिए परिवार ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को यादगार बना लिया और समाज में भी एक प्रेरक संदेश दिया है। नन्हे से बच्चे को घोड़ी पर बैठाकर स्कूल जाता देख लोग हैरत में जरूर पड़े, लेकिन परिवार की इस मुहिम की भी खूब प्रशंसा की।
ये परिवार बहादुरगढ़ के दयानंद नगर में रहता है। बच्चे के पिता विवेक और मां अंजलि सहित परिवार के तमाम सदस्य खुशी से गदगद हैं। मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब जॉब लगती है तो खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। उसके बाद प्रमोशन वगैरह होता है तो पार्टी खुशी मनाते हैं, रिटायर होते हैं तो खुशी मनाते हैं। लेकिन उसकी जो नींव है, जो उसकी आधारशिला है, वो स्कूल दाखिला का है। तो अगर मेरा मानना यह है कि नींव अगर अच्छी है तो बिल्डिंग भी अच्छी रहेगी, इमारत अच्छी रहेगी। मैं अपने बेटे, मेरा बेटा अनमोल साहिब 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के दिन इनको लेके गया, मैं घोड़ी पे बैठा के और ढोल बाजा के साथ लेके गया था। मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और सबसे पहले हमें शिक्षा को लेके ही जागृत होना चाहिए। और जिस दिन दाखिला होता है उस दिन जरूर जश्न मनाएं। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा पहली बार घोड़ी पे बैठ के स्कूल में एडमिशन के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा था और हमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा हमें। किस लिए किया गया था ये पूरा प्रोग्राम, क्या वजह थी इसकी? ये सिर्फ एडमिशन के लिए किया गया था। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।